ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना का परिणाम है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना या स्थान से कोई भी समानता मात्र एक संयोग होगी। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और इसका किसी भी प्रकार की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। क्या आपको पसंद है हॉरर क्राइम थ्रिलर स्टोरी? तो चलिए आपको रूबरू कराता हूँ एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी से। इस कहानी में आपको मिलने वाली सस्पेंस और ट्विस्ट कहानी को बेहद रोमांचक बनाते हैं। कहानी शुरू होती है सुनसान पहाड़ी सड़क, ठंडी हवा के झोंके। एक पुरानी धूल भरी बस कच्चे रास्ते पर रुकती है। आरव और रीना बस से नीचे उतरते हैं। दोनों के चेहरे पर उत्सुकता और थकान साफ झलकती है। आरव चारों ओर देखते हुए कहते हैं, यह जगह तो सचमुच अजीब सी है। रीना आशंकित स्वर में कहती है, भैया मुझे ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। इतने बड़े गांव में इतनी खामोशी। बस ड्राइवर दरवाजा बंद करते हुए कहता है, साहब यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं, जल्दी अपने काम निपटा लीजिए और लौट जाइए। बस आगे बढ़ जाती है। दोनों सड़क पर अकेले खड़े हैं। दूर से गांव का दृश्य दिखता है, छोटे छोटे घर, धुंध में छिपे हुए पहाड़ और दूर एक बड़ी पुरानी हवेली। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ों का जंगल है। रीना हवेली की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या ये वही हवेली है जिसके बारे में तुमने बताया था? आरव कहता है, हाँ यही है, राजमहल हवेली। कहते हैं यहाँ कभी एक रियासत का राजा रहा करता था, लेकिन अब यह सिर्फ एक खंडहर है। गांव में प्रवेश करते ही लोग आरव और रीना को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा। बच्चे खेलते खेलते रुक जाते हैं। एक बूढ़ी महिला खिड़की से पर्दा हटाकर दोनों को देखती है। रीना धीरे से बोलती है, भैया मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। आरव हंसते हुए कहता है, गांव वाले अक्सर अजनबियों को देखकर ऐसे ही बर्ताव करते हैं। दोनों गांव के बीच में बने चबूतरे के पास पहुंचते हैं। वहीं सोमेश बैठा होता है। वो उनके आने से पहले कुछ बुदबुदा रहा है। उसकी आंखें बंद हैं। जब वो दोनों को देखता है तो एकदम खामोश हो जाता है। सोमेश गंभीर स्वर में पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? आरव कहता है, नमस्ते बाबा, मैं एक लेखक हूँ। गांव की पुरानी कहानियां और इतिहास पर शोध करने आया हूँ। सोमेश हंसते हुए बोला, इतिहास? यहाँ का इतिहास तो सिर्फ दर्द, चीखें और मौत से भरा है। रीना चौंक कर बोलती है, बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सोमेश धीमे स्वर में कहता है, राजमहल हवेली, अगर जान की सलामती चाहिए तो उस हवेली से दूर रहो। वह जगह अभिशप्त है। आरव उत्सुकता से पूछता है, अभिशप्त क्यों? सोमेश धीमी आवाज में जैसे खुद से बात कर रहा हो कहता है, वहाँ छाया है, छाया जो इंसानों को निगल जाती है। एक बार कोई उस हवेली में गया तो वापस नहीं आया। सोमेश की बात सुनकर रीना थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन आरव के चेहरे पर एक अजीब उत्सुकता है। आरव और रीना गांव के एक छोटे से होटल में अपना सामान रखते हैं। होटल के मालिक भी उन्हें हवेली से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन आरव इसे नजरअंदाज कर देता है। कुछ ही देर बाद आरव अकेला हवेली की ओर निकल पड़ता है। हवेली का दृश्य, बड़ा लोहे का गेट, जंग खाया हुआ। गेट के पीछे पुरानी हवेली जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी हैं। चारों ओर सूखे पेड़। हवेली में से हल्की हल्की सरसराहट और चीखों की आवाज आती है। आरव खुद से बोलता है, यह जगह सच में रहस्यमयी है। आरव गेट खोलता है। गेट की आवाज बहुत भयानक और गूंजती हुई है। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। हवेली के मुख्य दरवाजे पर आरव ठहरता है। दरवाजे के ऊपर एक पुरानी घंटी लटक रही है जो अपने आप हिलने लगती है। आरव धीरे से पूछता है, क्या कोई यहाँ है? अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर घना अंधेरा है। आरव एक कदम अंदर बढ़ाता है। तभी उसे एक औरत की परछाई दिखती है। वह दूर खड़ी होकर उसे देख रही है। आरव डरते हुए पूछता है, कौन हो तुम? वो परछाई धीमे धीमे उसके पास आने लगती है। तभी अचानक बिजली चमकती है और परछाई गायब हो जाती है। आरव हवेली के अंदर प्रवेश करता है। हवेली के अंदर का वातावरण ठंडा और भारी है। पुराने फर्नीचर टूटे फूटे हैं। दीवारों पर काले धब्बे हैं, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। हर कदम पर फर्श चरमराता है। आरव एक पुराने कमरे में पहुंचता है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का झूला लटका हुआ है। झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा है। आरव आश्चर्य और डर के मिश्रण में खुद को तसल्ली देते हुए कहता है, यह सब हवा का असर है, सिर्फ हवा और कुछ नहीं। जैसे ही वो झूले को हाथ लगाता है, झूला अचानक तेजी से हिलने लगता है। पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। रहस्यमय आवाज धीमी ठंडी आवाज में कहती है, वापस चले जाओ। आरव पलटकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी उसे कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर दिखती है। वह तस्वीर उठाकर देखता है। उसमें एक परिवार है, राजा, रानी और उनकी बेटी, लेकिन बेटी का चेहरा जला हुआ है। आरव धीरे से कहता है, यह तस्वीर ऐसा क्यों है? तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आरव घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ता है। दरवाजा नहीं खुलता। कमरे में अंधेरा और गहराता जाता है।
अचानक एक चीख सुनाई देती है। कमरे की छत से काले धुएं जैसी परछाइयां नीचे गिरने लगती हैं। अंधेरे से एक औरत की आकृति बनती है। वो आकृति धीरे धीरे आरव के पास आती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान है। औरत धीमे स्वर में कहती है, मूर्ख इंसान, तूने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। आरव बेहोश हो जाता है। रीना होटल में अकेली है। सुबह हो चुकी है, लेकिन आरव अब तक नहीं लौटा। वह बेचैन है। होटल का मालिक उससे बात करता है। होटल मालिक कहता है, तुम्हारा भाई अब तक नहीं लौटा? रीना घबराई हुई जवाब देती है, नहीं, वो कल शाम हवेली गया था। होटल मालिक आशंकित स्वर में कहता है, हवेली? तुमने मेरी बात नहीं मानी? मैंने पहले ही कहा था वो जगह अच्छी नहीं है। रीना डरते हुए पूछती है, आप क्या कह रहे हैं? वहाँ ऐसा क्या है? होटल मालिक धीरे से कहता है, वो हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं है, वहाँ आत्माएं हैं जो शांति नहीं चाहती। राजा की बेटी छाया, वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए लोगों को बुलाती है। रीना डर के मारे कांप जाती है, लेकिन वह खुद को संभालती है और अपने भाई को ढूंढने का फैसला करती है। वह सोमेश के पास जाती है। रीना सोमेश को मंदिर के पास बैठा पाती है। वो मंत्र बुदबुदा रहा है। उसकी आंखें बंद हैं। रीना उसके पास जाकर घबराई हुई आवाज में बोलती है, बाबा मेरी मदद कीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए, वो हवेली गया था और अब तक वापस नहीं आया। सोमेश धीरे से आंखें खोलते हुए बोला, मैंने कहा था वो हवेली मौत का द्वार है, उसे वहां नहीं जाना चाहिए था, अब भगवान ही मदद करे। रीना गुस्से और आंसुओं के साथ चिल्लाती है, आप सब जानते हैं फिर भी कुछ नहीं कर रहे। सोमेश थोड़ी देर चुप रहकर बोला, उस हवेली में छाया का राज दफन है, राजा की बेटी जिसने अपनी जान दे दी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहीं कैद है। वो हर उस इंसान को अपने पास बुलाती है जो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। रीना डरते हुए पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? सोमेश गंभीर स्वर में जवाब देता है, क्योंकि उस पर एक भयानक श्राप है, श्राप जिसने उसकी आत्मा को भूखा और प्यासा बना दिया। और अगर तुम्हारा भाई वहां गया है तो? रीना डरते हुए कहती है, तो क्या? सोमेश धीमे स्वर में कहता है, तो उसे छाया से बचाने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें खुद हवेली में जाना होगा। रीना अकेले ही हवेली में जाती है। हवेली अब और भी डरावनी और ठंडी लगती है। हवा में अजीब सी गंध है। वो अंधेरे में टॉर्च लेकर अंदर बढ़ती है। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती है। वो धीरे धीरे उसी कमरे तक पहुंचती है जहां आरव बेहोश पड़ा है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पीछे से सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। छाया की आवाज धीमी डरावनी हंसी के साथ कहती है, तू भी आ गई। रीना पलट कर देखती है। छाया हवा में तैरती हुई उसके पास आती है। उसकी आंखें जल रही हैं और उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। रीना चीखती है। रीना जोर से कहती है, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? छाया क्रोध भरी आवाज में बोलती है, मैं वो हूँ जिसे इस दुनिया ने धोखा दिया और अब मैं किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं। हवेली में हर तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। रीना और आरव को भागने का रास्ता नहीं मिलता। रीना घबराकर पीछे हटती है। छाया हवा में तैरती हुई उसके चारों ओर घूम रही है। उसकी हंसी गूंजती है, जिससे पूरा कमरा डरावने कंपन से भर जाता है। आरव अब भी बेहोश पड़ा है। रीना कांपती आवाज में विनती करती है, तुम जो भी हो हमें छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। छाया गंभीर स्वर में कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम आए, अब जा नहीं सकते। छाया का चेहरा डरावने ढंग से बदलता है। उसकी आंखें गड्ढों जैसी गहरी हो जाती हैं और उसके होंठ से काला खून टपकने लगता है। रीना दीवार के पास खड़ी कांप रही है। वो अचानक एक कोने में रखे लोहे के रॉड को उठाती है। रीना हिम्मत जुटाते हुए कहती है, मैं तुम्हें रोकूंगी। जैसे ही रीना उस लोहे के रॉड से छाया की ओर वार करती है, छाया गायब हो जाती है। कमरे में अंधेरा और गहरा हो जाता है। चारों ओर एक गूंज सुनाई देती है, तुम बच नहीं सकती। तभी आरव कराहते हुए होश में आता है। आरव कमजोर आवाज में बोलता है, रीना हम यहाँ से निकल नहीं सकते, ये जगह हमें कैद कर चुकी है। रीना घबराते हुए कहती है, कुछ तो तरीका होगा भैया, हमें जल्दी कुछ करना होगा। आरव उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपनी पीठ पर गहरे खरोंच के निशान महसूस होते हैं। वो दर्द से चिल्ला उठता है। रीना उसकी मदद करती है, लेकिन दोनों के चारों ओर दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। कमरे के कोने से एक पुराना संदूक अपने आप खुलता है। उसमें एक पुरानी डायरी और एक खूनी खंजर रखा हुआ है। रीना डायरी उठाते हुए कहती है, यह क्या है? डायरी पर खून के धब्बे हैं। रीना उसे खोलती है और पढ़ने लगती है। उसमें एक पुरानी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ पंक्तियां समझ में आती हैं। छाया को मुक्त करने के लिए उसे वो देना होगा जो उससे छीना गया था, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो वो हर आत्मा को कैद कर लेगी। रीना डरते हुए बोलती है, यह छाया की कहानी है, उसे न्याय चाहिए। आरव कमजोरी से कहता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उससे क्या छीना गया था? तभी हवेली की छत से एक भयानक आवाज गूंजती है। ये छाया की चीख है। पूरा कमरा हिलने लगता है।
दीवारों पर खून के निशान बनने लगते हैं जो एक चित्र बनाते हैं राजा, रानी और उनकी बेटी छाया। चित्र धीरे धीरे जलने लगता है। रीना घबराकर कहती है, यह सब क्या हो रहा है? आरव कहता है, ये हवेली हमें कोई संदेश दे रही है। रीना और आरव धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलते हैं। हवेली के गलियारे में हर कोने से फुसफुसाहट और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गलियारा अनंत सा लगता है, जैसे वो कभी खत्म नहीं होगा। वे एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं। हॉल के बीचों बीच एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा है। फर्श पर खून से लिखा हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। रीना धीरे से कहती है, लगता है ये छाया की आत्मा का संदेश है। आरव ध्यान से देखते हुए पूछता है, पर इसका क्या मतलब है? तभी हॉल की दीवारों पर अचानक चित्र बनते हैं। ये छाया की जिंदगी की कहानी है। चित्रों में दिखता है राजा अपनी बेटी छाया को उसके कमरे में बंद कर रहा है। रानी चुपचाप देख रही है। गांव के कुछ लोग छाया को जिंदा जलाने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। रीना आश्चर्य और डर से पूछती है, यह क्या है? आरव गंभीर स्वर में कहता है, लगता है छाया को अपने ही पिता और गांव वालों ने धोखा दिया था। हॉल में आग की लपटें उठने लगती हैं। दोनों दौड़कर हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है। छाया की आवाज दर्द भरे स्वर में आती है, वे मुझे जलाकर मार डालना चाहते थे, लेकिन मैं मरी नहीं। मैं यहाँ हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आग की लपटों के बीच छाया की आकृति प्रकट होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो आंसू भी खून के हैं। तभी हवेली के बाहर से सोमेश की आवाज गूंजती है। वो हवेली के मुख्य दरवाजे पर खड़ा मंत्र पढ़ रहा है। हवेली हिलने लगती है। छाया दर्द से चीखती है। सोमेश गंभीर स्वर में गरजता है, छाया तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इन मासूम लोगों को छोड़ दो। छाया गुस्से से चिल्लाती है, तुमने मुझे धोखा दिया था सोमेश काका, तुमने मेरी हत्या में उनका साथ दिया था, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। रीना और आरव यह सुनकर चौंक जाते हैं। रीना चिल्लाते हुए पूछती है, बाबा क्या ये सच है? तुमने मारा था छाया को? सोमेश धीरे से कहता है, हाँ ये सच है। मैं राजा का मंत्री था। मैंने राजा का आदेश मानकर छाया को जलाने में मदद की थी, लेकिन मुझे इसका पछतावा है। छाया क्रोध से सोमेश की ओर बढ़ती है। हवेली और हिलने लगती है। दीवारों से खून टपकने लगता है। सोमेश गंभीर स्वर में कहता है, छाया मुझे सजा दे दो, लेकिन इन मासूमों को जाने दो। छाया ठहरती है। उसके चेहरे पर क्रोध और दर्द एक साथ दिखता है। छाया सोमेश की ओर बढ़ती है। उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगती हैं। हवेली में गूंजती आवाज और तेज हो जाती है। छाया क्रोध और दर्द भरे स्वर में चीखती है, सोमेश तुम सबने मुझे मारा, मेरे पिता, मेरी माँ और तुम सबने मुझे धोखा दिया। सोमेश गंभीर स्वर में कहता है, मुझे अफसोस है छाया, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, लेकिन ये श्राप अब खत्म होना चाहिए। तभी हवेली की दीवारों पर एक और भयानक दृश्य बनता है। इसमें दिखता है कि राजा ने छाया को एक राजसी गुप्त कोठरी में बंद कर दिया था। वो कोठरी एक खजाने के साथ सील कर दी गई थी, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि छाया ने तांत्रिक विद्या से खजाना अभिशप्त कर दिया था, इसलिए उन्होंने उसे वहीं जलाने का फैसला किया। रीना हैरान होकर कहती है, छाया को जिंदा जलाया गया था सिर्फ खजाने के लिए? छाया कराती हुई बोलती है, हाँ, उन्होंने मुझे खजाने की रक्षा के लिए बंद किया और फिर मुझे ही अभिशप्त घोषित कर दिया। मेरे पिता ने सब कुछ देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। छाया की चीख हवेली को फिर से हिलाने लगती है। आरव और रीना डरकर सोमेश के पीछे छिप जाते हैं। सोमेश चुपचाप कुछ सोच रहा है। सोमेश धीरे से कहता है, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें बताओ कि कैसे, हम क्या करें? छाया गंभीर स्वर में कहती है, मुझे उस आदमी का खून चाहिए जिसने मेरी आत्मा को कैद किया था। सोमेश सहम जाता है। वह जानता है कि छाया की बातों में किसका नाम छिपा है। रीना और आरव को एहसास होता है कि हवेली में रुकना खतरनाक है। सोमेश छाया से बात कर रहा है और वे दोनों चुपचाप पीछे हटते हैं। हवेली के गलियारे में चलते हुए उन्हें जमीन पर कुछ कागज के फटे हुए टुकड़े मिलते हैं। वे उन्हें उठाते हैं। रीना धीरे से बोलती है, ये दस्तावेज हैं। वे दस्तावेज पढ़ते हैं। ये राजा का पत्र है। पत्र में लिखा है कि खजाने को सुरक्षित रखने के लिए छाया को कुर्बानी के लिए चुना गया था, लेकिन इस पत्र में राजा ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह सोमेश का सुझाव था। आरव आश्चर्य से कहता है, तो इसका मतलब ये है कि सोमेश ही असली दोषी है, उसने राजा को गुमराह किया। रीना गंभीर स्वर में कहती है, हाँ, और वो अब खुद को निर्दोष दिखा रहा है। वे दोनों तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। गलियारे की दीवारें खिसकने लगती हैं। अचानक एक परछाई उनकी ओर दौड़ती है। छाया चीखते हुए कहती है, कोई भी सच लेकर यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। रीना और आरव छाया से बचने के लिए एक गुप्त दरवाजा ढूंढते हैं जो उन्हें तहखाने में ले जाता है। तहखाने में पुरानी मूर्तियां, रत्न और सोने से भरे बक्से हैं। वहाँ गहरी खामोशी है, लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुँचते हैं, उन्हें दीवार पर एक और पेंटिंग दिखती है। इसमें राजा को सोमेश के साथ खजाने को छुपाते हुए दिखाया गया है। रीना
सहमकर बोलती है, यह सब पैसों और सत्ता का खेल था। उन्होंने अपनी बेटी को मार डाला और झूठ फैलाया। आरव गंभीर स्वर में कहता है, हमें इस सच को सबके सामने लाना होगा। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एक और परछाई प्रकट होती है। यह सोमेश है, लेकिन ये सोमेश का भूत नहीं है, वो जिंदा है और अब तहखाने में है। सोमेश हंसते हुए बोलता है, तुम दोनों को लगता है कि तुम सच जान गए हो। रीना गुस्से में कहती है, तुमने ही छाया को मारा, तुमने राजा को धोखा दिया। सोमेश क्रूर स्वर में कहता है, हाँ ये मैंने किया, लेकिन अगर तुम दोनों ने यह सच किसी को बताया तो तुम भी मारे जाओगे। सोमेश अब अपनी असली क्रूरता दिखाता है। वो एक पुराने हथियार से लैस है और दोनों को खजाने के साथ खत्म करना चाहता है। जैसे ही सोमेश हमला करने की कोशिश करता है, हवेली हिलने लगती है। छाया की आत्मा गुस्से में प्रकट होती है। उसकी आंखों से खून बह रहा है और वो सोमेश की ओर दौड़ती है। छाया चीखते हुए कहती है, तुमने मेरी जान ली, अब मैं तुम्हारी जान लूंगी। सोमेश चीखता है और खजाने की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तहखाने में खजाना अचानक जलने लगता है। छाया की आत्मा हवेली को खत्म करने का इरादा कर चुकी है। रीना चिल्लाते हुए कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा भैया। आरव घबराकर चिल्लाता है, दरवाजा बंद है। रीना अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। अचानक तहखाने का एक हिस्सा गिरता है और वे किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। पीछे छूटते हैं सोमेश और छाया। हवेली ध्वस्त हो जाती है। रीना और आरव गांव लौटते हैं। वे सबको हवेली का सच बताते हैं। सोमेश की क्रूरता और छाया की हत्या की कहानी उजागर होती है। पुलिस तहखाने के मलबे से खजाने की खोज करती है और सोमेश के कंकाल को पाती है। पुलिस अधिकारी गंभीर स्वर में कहते हैं, यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, यह हत्या और लालच की सच्चाई थी। आरव और रीना अब इस घटना को लेकर एक किताब लिखने का फैसला करते हैं। हवेली के मलबे से पुलिस ने जो खजाना बरामद किया, उसमें पुराने सिक्के, गुप्त दस्तावेज और सोमेश का कंकाल मिला, लेकिन तहखाने से एक और चौंकाने वाला सबूत निकला, एक नक्शा। यह नक्शा राजा के अन्य खजानों का संकेत देता है, जो अलग अलग जगहों पर छिपाए गए थे। पुलिस अधिकारी कुलकर्णी नक्शा हाथ में लेते हुए कहते हैं, यह सिर्फ खजाने की बात नहीं है, यह नक्शा एक बड़े अपराधी नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। रीना चौंक कर पूछती है, अपराधी नेटवर्क, इसका क्या मतलब है? कुलकर्णी गंभीर स्वर में जवाब देते हैं, यह सिर्फ छाया की आत्मा की कहानी नहीं है, यह हवेली दशकों से अवैध खजाने और तस्करी का अड्डा रही है। सोमेश सिर्फ एक मोहरा था। आरव हैरान होकर पूछता है, तो क्या सोमेश के पीछे कोई और था? कुलकर्णी कहते हैं, हाँ, और ये मामला अब और गहरा हो गया है और मैं इसका पता लगा के रहूंगा। पुलिस की छानबीन में पता चलता है कि गांव का सरपंच बृजमोहन इस मामले में गहराई से शामिल है। बृजमोहन हवेली के खजाने और राजा के नक्शे की जानकारी पहले से रखता था। वो पुलिस की जांच में बाधा डालने की कोशिश करता है, लेकिन कुलकर्णी सख्त स्वर में धमकाते हैं, बृजमोहन, तुम्हें सोमेश और हवेली के खजाने की जानकारी थी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बृजमोहन दबाव में बोलता है, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैं सिर्फ गांव की सुरक्षा चाहता था। लेकिन पुलिस को सरपंच के घर से एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें सोमेश और बृजमोहन की बातचीत का जिक्र है। डायरी में लिखा है कि हवेली का खजाना एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा है। इस जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि ये तस्करी नेटवर्क सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है। पुलिस अधिकारी कुलकर्णी के साथ क्राइम ब्रांच के 2 विशेषज्ञ जुड़ते हैं, अयान वर्मा और नताशा सिंह। अयान वर्मा नक्शा देखते हुए कहता है, ये नक्शा सिर्फ खजानों का पता नहीं दिखा रहा, ये तस्करों के ठिकानों का नेटवर्क है। नताशा सिंह डायरी पढ़ते हुए कहती है, सोमेश और बृजमोहन सिर्फ छोटे खिलाड़ी थे, असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। रीना और आरव भी इस जांच का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि उनके पास हवेली और छाया के बारे में गहरी जानकारी है। अयान और नताशा तस्करों का पीछा करते हुए एक पुरानी गुफा तक पहुंचते हैं, जो गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। गुफा में उन्हें अवैध हथियार, सोने के सिक्के और राजा के खजाने का कुछ हिस्सा मिलता है, लेकिन वहाँ एक अजीब चीज भी मिलती है, खून से सना हुआ एक पत्र। अयान पत्र पढ़ते हुए कहता है, ये खून उन्हीं लोगों का है जो इस खजाने के करीब आए। नताशा संदेह से पूछती है, यह पत्र तस्करी के सरगना ने लिखा होगा, लेकिन ये खून किसका है? गुफा में अजीब खामोशी है। अचानक गुफा की दीवारों पर अंधेरे से छाया की आकृति प्रकट होती है। वह चीखती है। अयान और नताशा डरकर पीछे हटते हैं। छाया भारी स्वर में चीखती है, इस खजाने को कोई नहीं ले सकता, ये मेरी मौत का गवाह है। छाया की आत्मा अब खजाने की रक्षा कर रही है, लेकिन उसकी मौजूदगी तस्करों के नेटवर्क को उजागर करने में मदद भी कर रही है। रीना, आरव, अयान और नताशा सभी सुराग जोड़ते हैं और अंत में मास्टरमाइंड का पता लगाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बृजमोहन का बड़ा भाई देवेंद्र मोहन है। वो इस नेटवर्क का सरगना है और तस्करी का असली मास्टरमाइंड। कुलकर्णी देवेंद्र को गिरफ्तार करते हुए कहते हैं, अब ये खेल खत्म हुआ। देवेंद्र हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन ये तस्करी कभी खत्म नहीं होगी।
लेकिन जैसे ही देवेंद्र को गिरफ्तार किया जाता है, छाया की आत्मा फिर प्रकट होती है। वो देवेंद्र की ओर इशारा करती है और हवेली के गिरने वाले हिस्से के पीछे छिपे एक और रहस्य की ओर इशारा करती है। देवेंद्र के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस हवेली के खंडहरों से एक और गुप्त तहखाने का पता लगाती है। इस तहखाने में राजा के खजाने का असली स्रोत मिलता है। राजा के समय से चली आ रही हत्या और धोखे की एक पूरी श्रृंखला। रीना चौंक कर बोलती है, ये सिर्फ खजाने की कहानी नहीं थी, यह एक साम्राज्य के पतन और लालच की कहानी है। छाया की आत्मा आखिरकार शांत हो जाती है। उसकी चीखें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। हवेली अब हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। लेकिन पुलिस के लिए यह मामला तस्करी नेटवर्क के नए सिरों तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। गांव में हवेली गिरने और तस्करों के पकड़े जाने के बाद पुलिस को लगता है कि मामला सुलझ गया है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। रीना और आरव, जो अब तक मासूम और मददगार लग रहे थे, असल में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह के सदस्य हैं। वे बेहद चालाकी से खजाने का असली नक्शा और गुप्त सुराग जुटा चुके हैं। रीना आरव से कहती है, अब समय आ गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। खजाने का असली हिस्सा हमारे पास है। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, पुलिस को लगता है कि उन्होंने सब कुछ सुलझा लिया, लेकिन असली खजाना तो अब हमारे कब्जे में है। रीना और आरव चुपचाप गांव छोड़ देते हैं। पुलिस और गांव वालों को उनकी कोई खबर नहीं मिलती, लेकिन तस्करों का असली सरगना देवेंद्र मोहन इस बात को समझ जाता है कि ये दोनों उनके नेटवर्क को भी धोखा देकर फरार हो गए हैं। कुछ दिन बाद कुलकर्णी को एक गुप्त सूचना मिलती है। एक पुरानी तिजोरी जो हवेली के तहखाने से गायब थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पकड़ी गई है। तिजोरी के अंदर खजाने के कुछ सिक्के और दस्तावेज हैं। पुलिस को एहसास होता है कि रीना और आरव ही असली चोर हैं। कुलकर्णी गुस्से में चिल्लाता है, ये दोनों शुरू से हमारे साथ खेल रहे थे, हमें धोखा दे रहे थे और हमें लगा। अयान गंभीर स्वर में कहता है, लेकिन उन्होंने ये काम अकेले नहीं किया होगा, उनके पीछे कोई बड़ा गिरोह होगा। पुलिस तुरंत इंटरपोल से संपर्क करती है, क्योंकि मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। रीना और आरव को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाती है। रीना और आरव अब देश से बाहर हैं। वे गिरोह के अन्य सदस्यों से मिलते हैं। उनकी योजना खजाने को ब्लैक मार्केट में बेचने और करोड़ों रुपए कमाने की है, लेकिन वे बेहद सावधानी से काम कर रहे हैं। गिरोह का सदस्य चिंता से बोलता है, पुलिस तुम्हारी तलाश में है, तुम दोनों ने देवेंद्र को धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की। रीना आत्मविश्वास से कहती है, देवेंद्र सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। खजाना हमारे पास है और कोई हमें पकड़ नहीं सकता। लेकिन गिरोह के बीच आपसी भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। रीना और आरव को लगता है कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। पुलिस टीम अब लगातार उनकी तलाश में है। कुलकर्णी, अयान और नताशा एक सुराग के आधार पर विदेश तक पहुंचते हैं, जहां रीना और आरव ने खजाना छुपाया है। अयान कुलकर्णी से कहता है, सर ये दोनों बहुत शातिर हैं, हर कदम पर सबूत मिटा रहे हैं। कुलकर्णी कड़वे स्वर में बोलते हैं, लेकिन उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पुलिस को रीना और आरव के गिरोह के एक सदस्य से जानकारी मिलती है, जो गिरोह से नाराज होकर पुलिस के साथ समझौता कर लेता है। वो बताता है कि खजाना फिलहाल एक गुप्त गोदाम में रखा है। पुलिस टीम गोदाम पर छापा मारती है। वहाँ रीना और आरव के साथी मौजूद हैं। एक जबरदस्त मुठभेड़ होती है। पुलिस को खजाने का एक हिस्सा मिल जाता है, लेकिन रीना और आरव वहाँ से पहले ही भाग चुके होते हैं। नताशा हैरान होकर कहती है, ये लोग हर बार फिसल जाते हैं। कुलकर्णी गुस्से में कहते हैं, इन्हें पकड़ने के लिए हमें इनके मनोविज्ञान को समझना होगा। ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि सत्ता के लिए खेल रहे हैं। इस बीच कहानी में एक और रहस्यमय मोड़ आता है। हवेली की गिरावट के बाद छाया की आत्मा को शांत समझा गया था, लेकिन पुलिस को लगता है कि हर बार जहां खजाने का सुराग मिलता है, वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कुलकर्णी संदेह से कहते हैं, क्या यह संभव है कि छाया की आत्मा अब भी खजाने की रक्षा कर रही है? विदेशी गोदाम में पुलिस को एक अजीब निशान मिलता है, जो छाया की चीख और उसके श्राप की ओर इशारा करता है। रीना और आरव को भी ये एहसास होता है कि ये खजाना उनके लिए अभिशाप बन सकता है। खजाने को लेकर रीना और आरव के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं। रीना चाहती है कि वे सब कुछ बेचकर गायब हो जाएं, जबकि आरव खजाने का असली मालिक बनने का सपना देखता है। रीना गुस्से में कहती है, हमें इसे खत्म करना होगा, ये खजाना हमें सिर्फ मौत देगा। आरव जिद्दी स्वर में कहता है, तुम डरने लगी हो, ये मौका बार बार नहीं आता। उनके बीच विश्वास कमजोर होने लगता है। गिरोह के अन्य सदस्य भी उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाते हैं। पुलिस अब रीना और आरव को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है। इंटरपोल और अपनी पुलिस मिलकर उनके बैंक खातों और नेटवर्क पर नजर रखते हैं। कुलकर्णी, अयान और नताशा रीना और आरव के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। कुलकर्णी हथकड़ी निकालते हुए कहते हैं, ये भागने का खेल अब खत्म हुआ। लेकिन रीना और आरव आखिरी समय पर पुलिस को चकमा देकर फिर गायब हो जाते हैं। पुलिस को उनके पीछे सिर्फ खजाने के कुछ और निशान और एक संदेश मिलता है। संदेश में लिखा होता है, खजाने की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, हम अब भी खेल में हैं। नताशा कुलकर्णी से कहती है, सर क्या हम इन्हें कभी पकड़ पाएंगे?
कुलकर्णी मुस्कुराकर बोलते हैं, वे जितने चालाक हैं हम उनसे ज्यादा दृढ़ हैं। ये सिर्फ वक्त की बात है। कई महीनों की कड़ी मशक्कत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीछा करने के बाद पुलिस अंततः आरव और रीना को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। वे एक पुराने विदेशी बंदरगाह पर खजाने के आखिरी हिस्से के साथ गिरफ्तार किए जाते हैं। खजाना वापस लाया जाता है और आरव और रीना को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। कुलकर्णी आरव से कहते हैं, ये खेल खत्म हो चुका है, अब तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सजा भुगतनी होगी। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, खेल खत्म नहीं हुआ है इंस्पेक्टर, आपने अभी पूरी कहानी नहीं देखी। पुलिस खजाने को सुरक्षात्मक तरीके से एक स्थानीय पुलिस स्टेशन के तहखाने में सुरक्षित रखती है। खजाना एक लोहे की तिजोरी में बंद है। स्टेशन के चारों ओर कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। कुलकर्णी, अयान और नताशा इसे केस का अंत मानते हैं, लेकिन कहानी में एक और रहस्यमय मोड़ आना बाकी है। नताशा तिजोरी को देखते हुए कहती है, आखिरकार यह अभिशप्त खजाना अब सही हाथों में है। कुलकर्णी गंभीर स्वर में कहते हैं, इस खजाने ने बहुत लोगों की जान ली है, अब इसे किसी संग्रहालय में सुरक्षित रखना होगा। अगले दिन सुबह जब कुलकर्णी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस होता है। तहखाने का ताला टूटा हुआ है, खजाने की तिजोरी खाली पाई जाती है। पुलिसकर्मी घबराते हुए बोलते हैं, सर तिजोरी का सारा खजाना गायब हो चुका है। कुलकर्णी और उनकी टीम घबराकर पूरे स्टेशन की तलाशी लेते हैं। उसी समय उन्हें एक कमरे में आरव और रीना की लाशें मिलती हैं। उनके चेहरे पर गहरी डर और दर्द की अभिव्यक्ति है। कमरे की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ है। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, यह खजाना मेरा है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। अयान हैरानी से बोलता है, ये कैसे संभव है? खजाना तो हमने छाया की आत्मा से बचाकर यहाँ लाया था। नताशा सहमी हुई पूछती है, क्या ये छाया का काम हो सकता है या ये किसी और का खेल है? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। तहखाने की सुरक्षा तोड़ी गई थी, लेकिन किसी बाहरी घुसपैठ के सबूत नहीं मिलते। ऐसा लगता है जैसे खजाना खुद गायब हो गया हो। कुलकर्णी और उनकी टीम खजाने के गायब होने और आरव और रीना की रहस्यमय मौत से स्तब्ध है। लेकिन एक स्थानीय पुजारी पुलिस स्टेशन में आता है और चेतावनी देता है। पुजारी गंभीर स्वर में बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कि यह खजाना श्रापित है। ये राजा के पापों और छाया की आत्मा का प्रतीक है। जो भी इसे अपने पास रखेगा वो मर जाएगा। कुलकर्णी आक्रोश में कहते हैं, हमें इस अंधविश्वास में यकीन नहीं है, लेकिन ये जरूर पता लगाएंगे कि ये खजाना और आरव रीना की मौत के पीछे कौन है। पुजारी एक आखिरी चेतावनी देकर चला जाता है, लेकिन पुलिस को छाया की आत्मा के संकेत अब भी मिलते रहते हैं। पुलिस स्टेशन के तहखाने से गायब खजाने का कोई सुराग नहीं मिलता। आरव और रीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं होता। दीवार पर खून से लिखा संदेश और खजाने का गायब होना अब भी एक रहस्य है। कुलकर्णी खुद से कहते हैं, क्या यह खजाने का अभिशाप है या कोई चालाक अपराधी? रात के समय पुलिस स्टेशन के तहखाने में एक हल्की आवाज गूंजती है, वही चीखती हुई आवाज जो हवेली में छाया की आत्मा की थी। कुलकर्णी और नताशा उस आवाज को सुनकर चौंक जाते हैं। तहखाने की दीवार पर अचानक खून के अक्षरों से एक नया संदेश उभरता है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। खजाने के गायब होने के बाद जो भी व्यक्ति खजाने की तलाश करता है या उसे वापस पाने की कोशिश करता है, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। हर हत्या के बाद दीवार पर खून से एक चेतावनी लिखी जाती है, ये खजाना मेरा है, इसे कोई नहीं छू सकता। कुलकर्णी हताशा में कहते हैं, हर हत्या एक गुत्थी बनती जा रही है, यह खजाना मानो मौत का प्रतीक बन गया है। अयान गंभीर स्वर में कहता है, ये हत्याएं किसी इंसान का काम नहीं लगती, क्या सच में ये सब किसी आत्मा का काम हो सकता है? पुलिस पर बढ़ता दबाव और रहस्य उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है, लेकिन कुलकर्णी हार मानने को तैयार नहीं है। पुलिस टीम हवेली से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गोदाम तक खजाने से जुड़े हर पहलू की जांच करती है। इसी दौरान उन्हें एक अजीब संयोग पता चलता है। हर जगह हर हत्या के बाद घटना स्थल के पास एक ही व्यक्ति देखा गया था, वो पुजारी जो पुलिस स्टेशन में चेतावनी देने आया था। नताशा चौंकते हुए कहती है, ये पुजारी ये हर घटना के आसपास मौजूद क्यों था? कुलकर्णी संदेह भरे स्वर में कहते हैं, या तो यह कोई गहरी साजिश है या यह व्यक्ति इस खजाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस पुजारी की पृष्ठभूमि की गहराई से जांच शुरू करती है। उन्हें पता चलता है कि वो पुजारी सिर्फ एक साधारण धार्मिक व्यक्ति नहीं, बल्कि खजाने की खोज करने वाले गिरोह का असली मास्टरमाइंड है। पुलिस को पुजारी के घर से एक गुप्त तहखाना मिलता है, जहां से उन्हें खजाने का असली नक्शा, हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और खून से दीवार पर लिखने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्रियां मिलती हैं। यह साफ हो जाता है कि सारी हत्याएं आत्मा के नाम पर डर फैलाने और खजाने पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए की गई थीं। अयान गुस्से में कहता है, ये सब एक चाल थी, उसने लोगों को आत्मा का डर दिखाकर अपने रास्ते से हटा दिया। कुलकर्णी गंभीर स्वर में बोलते हैं, यह आदमी खजाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अब हमें इसे पकड़ना होगा। पुलिस पुजारी को गिरफ्तार करने के लिए एक जाल बिछाती है।
पुजारी को एक गुप्त स्थान पर खजाने के बाकी हिस्सों की तलाश करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद वो सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। पुजारी हंसते हुए कहता है, ये खजाना सिर्फ मेरा है, मैंने इसे पाने के लिए सब कुछ किया, जो भी रास्ते में आया मैंने उसे खत्म कर दिया। कुलकर्णी क्रोध में कहते हैं, तुमने मासूम लोगों की जान ली, झूठी कहानियां गढ़ी और आत्मा का डर दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाया। अब कानून तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। पुजारी को अदालत में पेश किया जाता है, जहां उसे दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई जाती है। पुजारी की गिरफ्तारी और सजा के बाद खजाना पुलिस की कस्टडी में सुरक्षित रखा जाता है। इसे एक राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित करने की योजना बनाई जाती है, लेकिन अगली सुबह पुजारी की लाश जेल के कमरे में मिलती है और दीवार पर लिखा होता है, यह खजाना मेरा है, इसे कोई नहीं छू सकता। पुजारी को देखकर लगता है जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो सिर्फ मौत दे सकता है, और खजाना भी गायब है। नताशा सोचते हुए कहती है, यह खजाना एक श्राप से कम नहीं था, लालच ने हर किसी को बर्बाद कर दिया। कुलकर्णी गंभीर स्वर में कहते हैं, यही इंसानी लालच का अंजाम है। जब तक लोग अपने लालच पर काबू नहीं पाएंगे, ऐसे खजाने हमेशा मौत और विनाश लाएंगे। केस को प्रेत आत्मा के नाम पर बंद कर दिया गया। इस कहानी ने न केवल रहस्य, डर और रोमांच दिखाया, बल्कि ये भी बताया कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। आपसे फिर मिलूंगा एक रोमांचक कहानी के साथ। कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।